Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम पेपर 1 की यूनिट 1 दैट इज़ टीचिंग एप्टीट्यूड। इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है स्लो लर्नर्स। आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में स्लो लर्नर्स देखने को मिलते हैं, तो वो स्लो लर्नर्स क्या होते हैं बेसिकली उसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सेशन रहने वाला है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वीडियो को विदाउट स्किप किए आपको लास्ट तक ज़रूर से देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग स्लो लर्नर्स आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए गाइस स्टार्ट करेंगे। सो नाउ लेट्स मूव विद स्लो लर्नर्स। तो स्लो लर्नर्स की अगर मैं बात करूं तो स्लो लर्नर्स बेसिकली क्या होते हैं, तो ये जो स्लो लर्नर्स होते हैं इसमें हम कहते हैं कि अ चाइल्ड इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ स्लो लर्नर। किसी भी बच्चे को हम स्लो लर्नर तब डिस्क्राइब करते हैं इफ़ इज़ हर कॉग्निटिव एबिलिटीज़ डू नॉट मैच अप विद द एबिलिटीज़ एप्रोप्रिएट टू दैट पर्टिकुलर एज। अगर जब उसकी जो भी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं वो मैच नहीं करती उसकी पर्टिकुलर एज के अकॉर्डिंग, तो हम कहते हैं वो स्लो लर्नर है। लाइक जैसे कि मान लीजिए कि 7 ईयर्स का बच्चा जो है 7 ईयर्स का बच्चा जो है वो फर्स्ट क्लास के लिए अप्रोप्रिएट माना जाता है। बट अगर आप कह रहे हो कि जो बच्चा है वो 9 ईयर्स का है और वो फर्स्ट क्लास के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, इट मीन्स वो क्या है, वो स्लो लर्नर है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया कि किसी भी बच्चे को स्लो लर्नर तब कहा जाता है जब उसकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है वो उसकी एज के साथ मैच ना करें। ठीक है, लाइक हमने बोला कि 7 ईयर्स का जो बच्चा है वो फर्स्ट क्लास के लिए अप्रोप्रिएट है। इट मीन्स उसको ABCD आता होगा, उसको A फॉर एप्पल B फॉर बॉल आता होगा, उसको आ से अनार आ से आम आता होगा, उसको कलर्स में डिफरेंस पता होगा, वो कलर्स नेम जानता होगा, वो एनिमल्स नेम जानता होगा, वो फ्रूट्स नेम जानता होगा, उसको मंथ्स नेम पता होंगे, उसको वीक्स नेम पता होंगे। वो बात लगे कि उसको स्पेलिंग्स ना पता हो, एक बार को स्पेलिंग्स में कहीं मिस्टेक करे, बट उसको वर्बली ये सब कुछ पता होगा। बट अगर कोई स्टूडेंट है जो कि आपका 8 to 9 ईयर्स का है एंड उसको ये नहीं पता, तो उसको हम कंसिडर करेंगे स्लो लर्नर्स। या उसको पता है तो बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं बहुत स्लोली उसको पता है, तो वो आपका कंसिडर होगा एज स्लो लर्नर। ठीक है, एक बच्चे को धीमी गति से सीखने वाला बच्चा कहा जाता है यदि उसकी संज्ञानात्मक क्षमताएं उस विशेष उम्र के लिए उपयुक्त क्षमताओं से मेल नहीं खाती हैं। ठीक है, अब आएंगे हम की पॉइंट्स पे। तो जो स्लो लर्नर्स नीड टू बी डेल्ट विद केयर एंड एडिशनल कंसर्न एज कम्पेयर टू स्टूडेंट ऑफ द सेम एज। देखिए जो स्लो लर्नर्स होते हैं उनको बेसिकली बहुत ज़्यादा केयर से डील किया जाता है क्योंकि उन पे बहुत ज़्यादा अटेंशन हमें देनी होती है, बहुत ज़्यादा ध्यान हमें देना होता है क्योंकि कुछ भी अगर हम सिखा रहे हो तो वो जल्दी नहीं सीखेंगे इन कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट्स। लाइक हमने कुछ भी ब्लैक बोर्ड पर लिखा एंड हमने बोला कि राइट डाउन इट, तो बाकी बच्चे जल्दी से राइट डाउन कर लेंगे, बट वो बार बार बोर्ड को देखेगा, बार बार नोटबुक में लिखेगा, बार बार बोर्ड को देखेगा, बार बार नोटबुक में लिखेगा एंड प्रॉपरली नहीं लिखेगा। तो ध्यान हमें किस पे देना है, उस स्लो लर्नर बच्चे पे देना है। इसका पता हमें ऐसे ही लगेगा, हम ऐसे ही पता लगाएंगे कि बच्चा स्लो लर्नर है या नहीं है कि वो जब ऐसे भी आप पता लगा सकते हो कि जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं दे आर ऑफ द सेम एज, वो भी सेम एज का है, बाकी स्टूडेंट्स जो हम पढ़ा रहे हैं वो समझ पा रहे हैं लेकिन वो बच्चा अगर नहीं समझ रहा है इट मीन्स वो कैसा है, वो स्लो लर्नर है। तो आपको अपने क्लास में स्लो लर्नर्स का पता लगाना है, मतलब ये स्लो लर्नर्स का बेसिकली ये है कि स्लो लर्नर्स का पता लगा के उनको प्रॉपर केयर के साथ डील करना है, अपना प्रॉपर आपका टेंशन फोकस जो है वो उस बच्चे पर रहना चाहिए जो कि स्लो लर्नर कंसिडर किया गया है आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों को उसी उम्र के विद्यार्थियों की तुलना में देखभाल और अतिरिक्त चिंता से निपटने की आवश्यकता होती है, निपटाने की आवश्यकता होती है। नाउ अदर पॉइंट है दे मस्ट बी गिवन रेमेडियल टीचिंग टू मेक अप फॉर द लॉस दे माइट हैव टू फेस। बिल्कुल ऐसे जो स्लो लर्नर्स होते हैं उनको वापस उस तक लाना, उस लेवल तक लाना जिस लेवल पर उनको होना चाहिए था, उसके लिए यूज़ किया जाता है रेमेडियल टीचिंग को। ठीक है, रेमेडियल टीचिंग उनको देनी होती है ताकि वो अब उनकी जो भी कमी थी उसको हम पूरा कर सकें। रेमेडियल टीचिंग लाइक आप कौन कैसी स्ट्रैटेजीज़ का, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करें सो दैट आप जो भी कंसेप्ट उस एज ग्रुप के पर्टिकुलर बच्चे को पता है वो उसको भी पता चल सके, वो बच्चा सीख सके, उसके लिए आप प्रॉपर स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यही रेमेडियल टीचिंग का मतलब है कि
स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करना बेहतर तरीके से एक प्लान्ड वे में, सो दैट जो आप सिखा रहे हो वो बच्चा सीख पाए ईजी तरीके से, ठीक है। लाइक मान लीजिए वो ABCD नहीं सीख पा रहा है, आप A फॉर एप्पल B फॉर बॉल उसको नहीं आ रहा है इसे पढ़ाने पे, तो हमने क्या किया, फ्लैश कार्ड्स बना लिए। लाइक अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था अपने प्रीवियस वीडियो में टीचिंग एड्स में। तो वैसे ही फ्लैश कार्ड्स बनाइए आप। फ्लैश कार्ड बना के उसमें बच्चे को दिखाइए, बेटा ये देखो ये ऐसे ऐसे 2 लाइन्स होती हैं, बीच से कट होता है, ये आपका A होता है। और A फॉर क्या होता है, तो A फॉर एप्पल होता है। एप्पल कैसा होता है, एप्पल ऐसा होता है। आपने एप्पल की स्पेलिंग दिखाई, A फॉर एप्पल। तो फ्लैश कार्ड्स के थ्रू आप बच्चे को समझा रहे हो, ठीक है। या फिर आप क्या कर रहे हो कि प्रोजेक्टर पे आपने एक वीडियो क्लिप लगा दी जिसमें कोई कार्टून की फॉर्म में एप्पल बन के आता है, वो कुछ बोला जाता है, लाइक A फॉर एप्पल, सॉन्ग की फॉर्म में बच्चे को पढ़ा रहे हो। तो रेमेडियल टीचिंग यहाँ पर देनी है। रेमेडियल टीचिंग का मतलब आपको उन स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करना है जिससे कि बेहतर तरीके से वो जो बच्चा स्लो लर्नर है वो सीख पाए। वो बात अलग है, आप उसको एक दिन में सिर्फ 2 ही अल्फ़ाबेट सिखाइए, A फॉर एप्पल B फॉर बॉल ही सिखाइए, ठीक है। A फॉर एप्पल B फॉर बॉल के फ्लैश कार्ड दिखा दीजिए उसको, उसके लिए A फॉर एप्पल B फॉर बॉल की एक वीडियो क्लिप चला दीजिए, बस A फॉर एप्पल B फॉर बॉल, A फॉर एप्पल B फॉर बॉल, उसको बार बार दिखाएंगे तो वो सीखेगा, ठीक है। तो कंसर्न उस पर ज़्यादा देना है, ध्यान उस पर ज़्यादा देना है, उसको ज़्यादा टाइम देना है, उसके लिए एक्स्ट्रा रेमेडियल टीचिंग देनी है, और तब उसको उस लेवल तक लेकर आना है जहाँ तक कि बाकी बच्चे आ चुके हैं, और वो बच्चे जो गैप है, इस गैप को फिल करना है ताकि वो बच्चा उन्हीं बच्चों के साथ आ सके, ठीक है। तो उन्हें होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए उपचारात्मक शिक्षा यहाँ पर दी जानी चाहिए। सबसे पहली बात, उपचारात्मक शिक्षा जब आप दे रहे होगे, रेमेडियल टीचिंग आप जब दे रहे होगे, उससे पहले आपको डायग्नोस्ट करना है कि बेसिकली कहाँ वो लैक कर रहे हैं। लाइक समझ में नहीं आ रहा है, या फिर कोई डिसेबिलिटी है, लाइक डिसलेक्सिया है, डिसग्राफिया है, अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आर देयर। तो वो डिसेबिलिटीज़ आप फाइंड आउट करेंगे। अगर वो कोई डिसेबिलिटीज़ नहीं है बच्चे में, तो बच्चा किन कारणों की वजह से जो है वो पिछड़ा हुआ है, उसका कोई फैमिली बैकग्राउंड ऐसा रहा था कि जिस वजह से उसको पढ़ाया नहीं गया या कुछ भी, तो वो सब आपको पता करके उस पर आपको वर्क करना है, और उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर स्ट्रैटेजीज़ जो है वो चूज़ करनी होती हैं। नेक्स्ट है आपका अवॉइडिंग कॉम्पिटिशन इज़ रियली इंपॉर्टेंट एज दे आर कॉग्निटिवली मैच्योर इनफ टू मैच द लेवल ऑफ देयर एज मेट्स। बिल्कुल कंपटीशन नहीं कराना है ऐसे बच्चों में। अब आपने क्या करा कि चलिए क्लास में कॉम्पिटिशन्स होते हैं, आपने बोल दिया ओके टुमारो विल बी द पोएम रिसाइटिंग कॉम्पिटिशन, जो बेहद अच्छी तरीके से पोएम रिसाइट करेगा इंग्लिश की तो उसको हम टॉफ़ी देंगे, चॉकलेट देंगे, उसको सर्टिफिकेट मिलेगा एंड ऑल, आपने बोला। तो भैया देखिए, स्लो लर्नर्स को आपको उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कराना है, क्योंकि वो स्लो लर्नर्स जो हैं वो इतने कॉग्निटिवली मैच्योर नहीं हैं कि वो अपने सेम जो उनके क्लासमेट्स हैं उनके साथ मैच कर पाएँ। हाँ, फर्स्ट क्लास में बाकी सारे बच्चे पोएम लर्न करके आ सकते हैं, बट अगर वो स्लो लर्नर है तो वो पोएम लर्न करके नहीं आ पाएगा, और फिर इससे क्या होगा, वो बच्चा डीमोटिवेट होगा। तो इसलिए कंपटीशन जो हमें स्लो लर्नर्स का नहीं कराना होता, क्योंकि ताकि वो डीमोटिवेट ना हो, उनको ऐसा ना लगे कि हम तो नहीं सीख पाएंगे। हमें बच्चे को बेहतर फील कराना, फील भी कराना है। आप स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करें उसको समझाने के लिए, बट उसको फील कराइए कि बेटा आप सीख सकते हो। उसको डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए कि अरे यार मेरे साथ का ही मेरा फ्रेंड है, ये तो कर ले रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है, मुझसे कभी नहीं होगा। नो, बच्चे को ऐसा फील नहीं कराना। इसी वजह से हमें कंपटीशन जो है वो अवॉइड करनी है स्लो लर्नर्स के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका प्रतिस्पर्धा से बचना वास्तव में महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे संज्ञानात्मक रूप से इतने परिपक्व नहीं हैं कि अपने हमउम्र साथियों के स्तर के साथ मेल खा सकें। एवरी चाइल्ड हैज़ डिफरेंट एबिलिटीज़। हमने बोला एक बगीचे में अलग अलग तरह के फूल खिलते हैं, एक बगीचे में अलग अलग तरह के पेड़ होते हैं, कोई तो बहुत ऊंचा हो जाता है, कोई नीचा ही रहता है, छोटा ही रहता है, बट सबका अपना अलग अलग जो है वो वैल्यू है, ठीक है। कोई हमें छांव दे रहा है, कोई हमें फल दे रहा है, कोई हमें फ्लावर दे रहा है, तो सब कुछ ना कुछ तो दे रहे हो, सब अपनी अपनी जगह इम्पॉर्टेंट हैं। तो वही हमें स्लो लर्नर्स को भी ऐसे ही कंसीडर करना है। उनको हमें ऐसा फील नहीं कराना कि वो बैक है एंड ऑल, ठीक है। तो उनको कंपटीशन नहीं कराना है। नेक्स्ट है आपका अवॉइडिंग लेबलिंग। अब लेबलिंग नहीं करनी कि हमने लेबलिंग कर दी भैया ये इंटेलिजेंट बच्चे हैं, दे आर द वीक स्टूडेंट्स, दे आर द स्लो लर्नर्स, दे आर, तो ऐसे लेबलिंग नहीं करनी, क्योंकि वो लेबलिंग उनको हर्ट करती है, ठीक है। तो अवॉइडिंग लेबलिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप। लेबलिंग जो है
वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है टू मेक देम फील सिक्योर एंड नॉट डेवलप सेल्फ डाउट एंड कॉन्शियसनेस ड्यू टू देयर स्लो लर्निंग एबिलिटीज़। ठीक है, लेबलिंग से आपको बचना है, उन्हें सुरक्षित महसूस कराने और उनकी धीमी सीखने की क्षमताओं के कारण आत्मसंदेह और चेतना विकसित ना करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। और इसी वजह से जो ये आपका FLN चल रहा है ना, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी प्रोग्राम, तो FLN के थ्रू आप बच्चे को पढ़ाते हो, लेकिन वहाँ पे आप लेवल नहीं करते हो। उस FLN में FLN करके आप बच्चे का नाम लिखते हो, तो वहाँ पे तो बच्चे को लगता है कि हाँ मेरे को इसी सिखाने के लिए मेरा नाम यहाँ मेंशन हुआ है। ठीक है, तो FLN जो है वो बेसिकली इसीलिए है कि जो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी है वो बच्चे को आ सके, तो उसका हमें इस्तेमाल करना है बच्चे को, बच्चे के साथी वाले लोगों तक, उनके लेवल तक पहुँचाने के लिए। बट उनको हमें एज अ लेवल नहीं करना कि वो स्लो लर्नर्स हैं एंड वीक स्टूडेंट्स एंड ऑल। सेंसिबिलिटी, नाउ संवेदनशीलता होनी चाहिए। तो अ टीचर मस्ट बी सेंसिबल इनफ। जो टीचर पढ़ा रहा है स्लो लर्नर्स को, वो सेंसिबल होना चाहिए, नॉट हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन, टू मेक देम परफॉर्म एज पर द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस। वो अपने कॉम्पिटेंस के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनके सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो, इसलिए टीचर को रहना होगा संवेदनशील। टीचर में होनी चाहिए सेंसिबिलिटी। बच्चे ने कुछ भी किया तो उसको मोटिवेट करो, येस बेटा यू कैन डू इट मोर बेटर, ये आपने किया दैट्स गुड, अच्छा किया ये, लेकिन आप इससे बेहतर भी कर सकते हो, पता है, ऐसे बोलना है उसको। ये नहीं करना कि अरे तुमने तो इतना गंदा बनाया, तुमसे कुछ नहीं होगा। तो टीचर को सेंसिबल होना है, बच्चे ने जो किया उसको सराहना है, साथ उसको मोटिवेट करना है कि तुम इससे बेहतर कर सकते हो। तो उसने अगर मान लीजिए आज थोड़ा गलत भी लिखा है तो कल वो बेहतर लिखेगा, क्योंकि आपने उसको मोटिवेट किया, आपने उसको कहा ये भी गलत नहीं है बट बेटा इससे बेहतर भी लिख सकते हो, तुम्हारे अंदर ये गट्स हैं, तुम इससे बेहतर लिख सकते हो। तो वो अपने अंदर का वो टैलेंट निकालने की कोशिश करेगा, चाहे उसमें ना हो, बट वो कहेगा मैम ने बोला है तो कहीं ना कहीं होगा, मैं कर सकता हूँ बेहतर। और मैम के सिर्फ कह देने से वो बेहतर करने की कोशिश करेगा एंड बेहतर कर भी देगा। तो टीचर को सेंसिबल होना है कि उसके इमोशंस, उसके सेंटिमेंट्स हर्ट्स ना हो, उसको ये ना कहा जाए कि बेटा तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुम यहाँ क्यों हो, तुम पीछे क्लास में जाओ। होता है ऐसा, बेसिकली बोला जाता है कि तुम सेकंड क्लास में क्यों आ गए, तुम पीछे क्लास में पढ़ो, तुम फर्स्ट में ही रहो, तुम KG में पढ़ो जाके, क्योंकि तुम पे नहीं होगा, तुम ये दोबारा से सीखो। ऐसे बच्चे को डिमोटिवेट नहीं करना, मोटिवेट करना है। इसीलिए टीचर को होना चाहिए सेंसिबल। जब हम डील करते हैं किसी भी स्लो लर्नर के साथ तो ये क्वालिटीज़ हम में होनी चाहिए। संवेदनशीलता, एक शिक्षक को इतना समझदार होना चाहिए कि वह इन बच्चों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए, बल्कि उन्हें उनकी योग्यता के स्तर के अनुसार प्रदर्शन कराए। लाइक वो क्या कर सकते हैं, अब हमने बाकी बच्चों को मान लीजिए पैराग्राफ रीडिंग करने को बोलते हैं, लेकिन हमें पता है हमारा ये स्लो लर्नर जो बच्चे होते हैं, हमें पता है ये पोएम लर्न करके आ जाएंगे। तो इनको हम अगर कंपटीशन कराएंगे इनसे, तो अगर हम प्रेजेंट करेंगे तो हम इनको कहेंगे कि बेटा आप पोएम तैयार कर। हम क्या कर देंगे कि ये स्टूडेंट नेमिंग कर देंगे कि दीज स्टूडेंट्स विल रिसाइट द पोएम टुमारो एंड दिस स्टूडेंट पैराग्राफ रीडिंग करेंगे। तो बच्चे को डीमोटिवेट फील होगा, उसको लगेगा ये तो मैम का चॉइस था कि किसको क्या देना है, और मैम ने मेरे को पोएम दी तो मैं पोएम पढ़ के जाऊँगा, वो लोग पैराग्राफ राइटिंग करेंगे। लेकिन वही बच्चा की क्षमता के अकॉर्डिंग हमें उसका प्रदर्शन कराना है। तो हैंस वी कंक्लूड दैट, इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एक्सक्लरेशन इज़ नॉट सुटेबल। एक्सक्लरेशन जो है वो सुटेबल नहीं होगा स्लो लर्नर्स के लिए। ठीक है, यहाँ पर हम कहेंगे कि स्लो लर्नर्स को जो है वो हम यहाँ पे अगर हम उनको बहुत तेज़ी से कुछ सिखाएंगे तो वो नहीं सीखेंगे। स्लो लर्नर्स को हमें धीरे धीरे सिखाना है। लाइक मैंने बताया कि अगर हम उनको अल्फ़ाबेट्स पढ़ा रहे हैं, A to Z पढ़ा रहे हैं, तो पहले हम उनको 2 अल्फ़ाबेट्स के साथ पढ़ाएंगे, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल उनको पढ़ाएंगे। उसके साथ हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एक्सक्लरेशन हमें यहाँ पर नहीं करना है कि हम एक्सक्लरेट कर दें, लाइक एक साथ ही हम एक ही दिन में उनको अगर A to Z पढ़ाएंगे तो वो A to Z जो है वो एक साथ नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो हमने ये जो स्लो लर्नर्स का पूरा टॉपिक पढ़ा, इससे हमने ये पूरा कंक्लूड किया है कि स्लो लर्नर्स के साथ हम एक्सक्लरेशन नहीं कर सकते, उनको धीरे धीरे पढ़ाना है, सिस्टमैटिक वे में पढ़ाना है। एक दिन में 2 वर्ड्स पढ़ाया, उसको थोड़ा सा बढ़ाया, ठीक है। अब एक दिन में हमने 3 वर्ड्स पढ़ाए और उसको आगे बढ़ाया, 4 वर्ड्स पढ़ाए, तो धीरे धीरे हमें उसका लेवल मेंटेन करना है। एक साथ हम उसको एक साथ हाई पे नहीं पहुँचा सकते। ठीक है, तो एक्सक्लरेशन इज़ नॉट सुटेबल फॉर स्लो लर्नर्स एज इट इज़ यूज टू डेल विद गिफ्टेड चिल्ड्रन हु आउटपरफॉर्म देयर एबिलिटीज़। ये जो एक्सक्लरेशन है ये बना है बेसिकली ऐसे बच्चों के लिए जो कि
कह सकते हो गिफ्टेड चिल्ड्रन है, जिनको भगवान ही गिफ्ट देगी, बेटा तुम तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। स्लो लर्नर्स के लिए एक्सेलरेशन नहीं है, उनको धीरे धीरे ही हमें सिखाना है। तो इसलिए हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि त्वरण धीमी गति से सीखने वालों के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उसका उपयोग उन प्रतिभाशाली बच्चों से निपटने के लिए किया जाता है जो अपनी क्षमताओं से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जितनी उनकी एबिलिटी होती है वो उससे बेहतर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नाउ सैम्पल क्वेश्चंस आर देयर। एक सिंपल क्वेश्चन है, उसको देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट सुटेबल एजुकेशनल प्रोविजन फॉर स्लो लर्नर चिल्ड्रन। आप कहेंगे मैम ये स्लो लर्नर तो आपने हमें पढ़ाया, स्लो लर्नर के बारे में आपने पढ़ाया कि किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है स्लो लर्नर्स के साथ डील करते हुए, स्लो लर्नर्स के साथ हमें बेसिकली क्या चीज़ नहीं करनी। तो स्लो लर्नर्स से बेसिकली क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, तो क्वेश्चन आपका इस तरह से आएगा लाइक कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट सुटेबल एजुकेशनल प्रोविजन फॉर स्लो लर्नर चिल्ड्रन। जो स्लो लर्निंग चिल्ड्रंस होते हैं उनके लिए इनमें से कौन सा एजुकेशनल प्रोविज़न जो है वो सुटेबल नहीं है। तो रेमिडियल टीचिंग, तो अभी ऊपर पढ़ा कि हमें बच्चे को रेमिडियल टीचिंग देकर ही पढ़ाना है। अभी हमने पढ़ा कि हमें बच्चे को रेमिडियल टीचिंग ही देनी है, हमें उसका प्रॉब्लम का पता लगाना है, बेसिकली कहाँ वो लैक कर रहा है और उससे हम कैसे डील कर सकते हैं, किन किन स्ट्रैटेजीज़ का हम यूज़ कर सकते हैं उसके साथ ही हमें उसको पढ़ाना है। तो रेमिडियल टीचिंग का तो हम इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं होगा। हमने बोला हमें कंपटीशन जो है उसको अवॉइड करना है, तो ये भी हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं कि व्हेन वी डील विद स्लो लर्नर्स, जब हम स्लो लर्नर्स के साथ में डील करें तो हमें उनका कंपटीशन नहीं कराना, क्योंकि वो कंपटीशन में अगर पार्टिसिपेट करेंगे और ऑब्वियसली वो स्लो लर्नर्स से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे इन कंपैरिजन टू अदर चिल्ड्रन जो कि हमारे लाइक प्रतिभाशाली बच्चे हैं, कुछ हमारे आउट परफॉर्म वाले स्टूडेंट्स हैं, तो उनके कंपैरिजन में वो बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे अगर हम कंपटीशन कराएंगे, और तब जो है वो क्या हो जाएंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे, आप कह सकते हो डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे। तो हमें उनको डिसअपॉइंट नहीं करना, उनको डीमोटिवेट नहीं करना, इसलिए हम उनके सेम एज ग्रुप्स के चिल्ड्रंस के साथ कंपटीशन उनका नहीं कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अवॉइडिंग लेबलिंग। तो हम ये भी पढ़ के आए थे कि हमें लेबलिंग भी नहीं करनी है उनकी, सही, तो ये वाली बात भी सही है, हमें लेबलिंग नहीं करनी कि ये स्लो लर्नर्स हैं, ये वीक स्टूडेंट्स हैं, ये इंटेलिजेंट हैं, ये प्रतिभाशाली हैं, रचनात्मक हैं, क्रिएटिव हैं एंड ऑल। हमें सारे स्टूडेंट्स हैं एंड हमारे लिए सभी इक्वल हैं, बस हाँ ये है कि अगर ये थोड़ा सा स्लो है तो हमें इनके साथ ज़्यादा फोकस करना है, बट ऑल आर द चिल्ड्रंस फॉर अस। ओके, तो लेबलिंग नहीं करनी। येस, तो एक ही चीज़ हमने अभी कंक्लूड की, एक्सक्लेरेशन। तो इस टाइप से आपको सैम्पल क्वेश्चंस यहाँ पर दिखाई देंगे स्लो लर्नर्स के साथ। एक आध क्वेश्चन में और आपके लिए पहले हिंदी में देख लेंगे। मंद गति सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक प्रावधान उपयुक्त नहीं है। तो सीखने में तेज़ी उपयुक्त नहीं है, आपको सीखने में तेज़ी नहीं लानी भैया, उनको स्लो लर्नर्स, जैसे उनका स्लो लर्नर नाम है, यानी वो धीरे धीरे सीख रहे हैं, तो आपको धीरे धीरे ही उनको सिखाना है। और कौन से क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं, ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो एक तो आपका यही बन सकता है कि बेसिकली स्लो लर्नर्स होते क्या हैं। ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे कि जिनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ मैच नहीं करती पर्टिकुलर एज की एबिलिटीज़ के साथ में, या फिर जो सीख ही नहीं पाते हैं, ठीक है, या आपका लाइक आ गया कि जो किसी भी डिसेबिलिटी से ग्रसित चिल्ड्रंस होते हैं, बच्चे होते हैं वो, या फिर फिजिकली हैंडीकेप्ड स्टूडेंट। तो स्लो लर्नर्स में आप बताओगे स्लो लर्नर्स ना तो फिजिकली हैंडीकेप्ड होते हैं, ना वो किसी भी डिसेबिलिटी उनमें होती है, कोई भी डिसेबिलिटी उनमें नहीं होती। बेसिकली बस क्या होता है कि कुछ ना कुछ ऐसा फैक्टर होता है जो वो धीरे सीखते हैं, तो उसमें आप स्लो लर्नर्स का पता ऐसे लगाओगे कि उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं वो उनके सेम एज ग्रुप के साथ मैच नहीं करती हैं। सेम एज ग्रुप के 7 ईयर्स के 2 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट ऐसा है जिसको सब कुछ आता है, मंथ्स नेम भी आते हैं उसको, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल भी आता है, आ से अनार, आ से आम भी आता है, काउंटिंग भी पूरे 100 तक कर लेता है वो। लेकिन जो यहीं पे जो सेम दूसरा बच्चा है, एक ही घर में 2 भाई हैं, दूसरा है उसको काउंटिंग्स भी नहीं आती, उसको ए फॉर एप्पल भी नहीं आता, वो सिर्फ ABCD EFGH IJK LMN ऐसे बोल पाता है, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल नहीं बोल पाता। इसको काउंटिंग्स भी अटक अटक के बोलता है, 50 तक आती है, 20 तक आती है, 100 तक नहीं आती हैं। फिर काउंटिंग वो कर लेता है, बैक काउंटिंग नहीं कर पा रहा है, लेकिन सेम एज ग्रुप का बच्चा बैक काउंटिंग कर रहा है। तो ऐसे आप पता लगाओ कि ये क्या है, स्लो लर्नर है, बट धीरे धीरे इसको सिखाया जा सकता है, ठीक है। सो स्लो लर्नर के साथ हमें कैसे डील करना है, तो उनके साथ हमें केयर के साथ डील करना है, एडिशनल कंसर्न हमें उनको देना है कंपेयर टू अदर चिल्ड्रंस, ये है। और बाकी किन किन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है, तो भैया स्लो लर्नर्स को हमें रेमेडियल टीचिंग देनी है, कंपटीशन अवॉइड करना है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, लेवलिंग नहीं करनी, सेंसिबल होना चाहिए टीचर। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि स्लो लर्नर्स को पढ़ाते समय आप
आपका बिहेव कैसा, एज अ टीचर आप क्या करेंगे, तो एज अ टीचर हम क्या होंगे, हम सेंसिबल रहेंगे, हम ध्यान देंगे कि जो उसके सेंटिमेंट्स हैं वो हर्ट ना हो, ठीक है। हम उसको उसके क्षमता, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको परफॉर्म करने का जो है वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर स्लो लर्नर टॉपिक। और बहुत छोटा सा टॉपिक था लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और बहुत ईजी है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़रूर से इसको लाइक करिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। पहले PDF बनाइए, फिर कंटिन्यूसली आपका 15 to 20 मिनट्स का अगर वीडियो, तो आपको समझाना, एग्जाम्पल्स ले लेकर आना, ठीक है, उनके थ्रू आपको समझाना, तो काफ़ी थोड़ा मतलब कह सकते हैं कि काफ़ी सारे एफर्ट्स लगते हैं। तो उन एफर्ट्स में अगर आपके लाइक आते हैं ना, तो कमेंट्स आते हैं आपके, तो वो एक तरह से कह सकते हैं हमें मोटिवेट करते हैं, तो हमें आपके लिए कुछ और बेहतर तरीके से करने का मन करता है कि हाँ स्टूडेंट्स जो है वो इंटरेस्ट ले रहे हैं हमारी वीडियोस में, एंड वी हैव टू डू समथिंग मोर बेटर फॉर दैम। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा। अपने सजेशंस हमें ज़रूर देते रहिएगा, जैसे कि हमें हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो हमें सजेशंस भी देते हैं कि मैम ऐसा नहीं, ऐसा भी करना चाहिए, मैम आप ये करते हो दैट्स गुड, बट आप इसमें ये भी ऐड ऑन करिए, तो उसको भी हम फिर यूज़ करते हैं। तो हमें सजेशंस भी दीजिए। आपकी कोई क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, वो भी हमसे पूछिए। आपकी कोई डिमांड है कि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाह रहे हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक पर आप क्वेश्चन चाह रहे हैं, तो वो हमें ज़रूर से बताइए, क्योंकि आप क्या चाह रहे हैं वो आप हमें बताएंगे, तभी हम उसको फुलफिल कर पाएंगे। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। टिल दैन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स, हैव अ नाइस डे।